देखने भी नहीं दी। आ गई आ गई आ गई। एक खबर पे लिखा है ना एम्बियंस बढ़ा देना, तो मैं टॉस करूंगा तब बढ़ा देना, ठीक है? लिखा है ना मास्क न्यू पर। शाम के 6 बज रहे हैं, वक्त खबर उत्तराखंड का है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विधानसभा स्थित अपने कार्यालय पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, ऑनलाइन क्लास के अलावा अन्य विकल्पों पर भी की चर्चा। हरिद्वार में 2 और लोगों में कोरोना की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में आंकड़ा पहुंचा 42। कोरोना को लेकर सरकार के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए मंगलोर के पूर्व विधायक। मनाही के बाद भी मस्जिद में अपने समर्थकों के साथ नमाज पढ़ने पहुंचे हाजी सरवत करीम अंसारी। इमाम के साथ की बदसलूकी, पुलिस ने बीएसपी नेता समेत 20 को किया गिरफ्तार। और लॉकडाउन के बीच रुद्रपुर में दिखी अनोखी शादी। उत्तराखंड के बॉर्डर पर रुका दूल्हा, यूपी बॉर्डर पर रुकी दुल्हन। दोनों ने वहीं पीपल के पेड़ के नीचे रचाई शादी। पंडित समेत दूल्हा दुल्हन पहने नजर आए मास्क। और बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से करते हैं, जहां उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आज दूसरे दिन भी विधानसभा स्थित अपने कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं डॉक्टर रावत ने इस दौरान अलग अलग मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने लॉकडाउन की अवधि में विभिन्न स्तर से संचालित हो रही ऑनलाइन क्लासेस की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश के कई इलाकों में नेटवर्क की समस्या रहती है, लिहाजा ऑनलाइन क्लास के अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार कर छात्रों की समस्या को हल किया जाए। वहीं इन समस्याओं से निपटने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री आगामी 21 अप्रैल को सुबह 10 बजे सभी कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे, जिसमें उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक अधिकारियों को 10-10 कॉलेजों की जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि छात्रों की समस्याओं को दूर किया जा सके। वहीं बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छात्रों की सुविधा के लिए निदेशालय और जिला स्तर पर टोल फ्री नंबर जारी किया जाए। और ऑनलाइन क्लास के साथ कई विकल्पों पर भी चर्चा हुई है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आज दूसरे दिन भी विधानसभा स्थित अपने कार्यालय पहुंचे और ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अलग अलग मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की, साथ ही ऑनलाइन क्लासेस की समीक्षा की। वहीं इस दौरान उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश के कई इलाकों में नेटवर्क की समस्या रहती है, लिहाजा ऑनलाइन क्लास के अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार कर छात्रों की समस्या को हल किया जाए।
साथ ही इन समस्याओं से निपटने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री आगामी 21 अप्रैल को सुबह 10 बजे सभी कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता करेंगे, जिसमें उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव भी उपस्थित रहेंगे। यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, उनकी यह समीक्षा बैठक उन्होंने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में बैठक ली है। इस मौके पर अधिकारियों से चर्चा की है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कोरोना के चलते सभी चीजें प्रभावित हुई हैं। ऐसे में एजुकेशन सेक्टर भी पूरी तरीके से प्रभावित नजर आया। और इस वक्त की खासतौर पर बात की जाए तो इस वक्त पर उच्च शिक्षा के लिहाज से देखा जाए तो कॉलेजेस में सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं और उन एग्जाम के चलते अब क्योंकि कोरोना के चलते सब कुछ बंद है, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है, तो जाहिर तौर पर अब सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे कहीं ना कहीं अब बच्चों की शिक्षा को शुरू किया जा सके। ऑनलाइन क्लासेस जरूर हम देखने को मिल रही है, कई जगह पर कई कॉलेजेस इसे अपना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी कहा कि क्योंकि पहाड़ी वाला क्षेत्र है और ऐसे में वहां पर इस तरीके की समस्या आ सकती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम, तो वो लोग कैसे इससे निपटेंगे। और हमारे साथ इस पूरी खबर पर खुद राज्य के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आपका साधना प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन सिंह जी, एक बड़ी समस्या खास तौर पर एजुकेशन सेक्टर को लेकर और उच्च शिक्षा को लेकर, क्योंकि कोरोना के चलते सब चीजें बंद हैं, लेकिन इस बीच बच्चों के सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, इस बीच बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, तो कैसे इन सब चीजों से आपका विभाग निपटेगा, कैसे क्या तैयारियां आपकी हैं? देखिए, ऐसा है, हेलो जी बोलिए रावत जी, कि पूरे भारतवर्ष में 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थाएं भारत सरकार ने बंद कर रखी है और भारत सरकार ने यूजीसी ने सभी राज्यों को एक गाइडलाइन दे रखी है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा सकती है। हमारे राज्य में भी एक हफ्ता पहले सभी विश्वविद्यालयों को यहाँ से नोटिस भेजा है, सबको आग्रह किया है कि वो बच्चों को जो है ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए पोर्टल बना रखे हैं और उन पोर्टलों के माध्यम से जो है पढ़ाई की जा सकती है। लगभग 65% कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू हो गई है और आज मैंने इसकी समीक्षा बैठक भी की है और सोमवार को जिन जिन कॉलेजों में नेटवर्क की प्रॉब्लम है उन कॉलेजों के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था पे विचार किया जा रहा है कि वहां क्या हो सकता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जितने भी हमारे डिग्री कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो मैक्सिमम जो है ब्लॉक हेडक्वार्टर तक है और वहां पे बहुत ज्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम ब्लॉकों तक नहीं है। लेकिन जो बच्चे गांव में हैं और उन गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उन बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था पे विचार किया जा रहा है। इसके लिए सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हमने रखी है और मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर वही मेरा सवाल भी था कि अब क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है तो वहां पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर नेटवर्क की समस्या है, तो उससे कैसे निपटेगी। जैसा आपने बताया कि आप समीक्षा बैठक करेंगे, लेकिन इस बीच एक समस्या यह भी है कि इस बीच बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, तो क्या अब बच्चों को प्रमोट किया जाएगा या फिर क्या उनके लिए क्या सरकार अपना रही है? 15 मई तक लॉकडाउन है पूरे देश में, उच्च शिक्षा में या शिक्षण संस्थाओं में और अभी कोई ऐसी दिक्कत किसी भी विश्वविद्यालय की नहीं है कि जो सेमेस्टर की दिक्कत हो। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर सेमेस्टर की दिक्कत होगी 15 मई के बाद स्थितियों का आकलन किया जाएगा कि शिक्षण संस्थान अगर खुलते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। 1% अगर शिक्षण संस्थान अगर और आगे तक बंद होते हैं तो फिर हमको भी सेमेस्टर को अपना थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा और मुझे लगता है कि बहुत इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां जो हमारे राज्य में पड़ती थी उस पर भी हम सबसे विचार कर रहे हैं कि अगर शिक्षण संस्थाएं लंबे समय तक बंद रहते हैं तो गर्मियों की छुट्टियों पर भी कटौती की जा सकती है। लेकिन इस बीच जो आप ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं और साथ ही सभी कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद जुड़ेंगे,
तो उसमें क्या कुछ चीजें हमें निकलकर देखने को मिल सकती हैं? क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप चर्चा करने वाले हैं? आज की बैठक में ये विषय आया कि लगभग 65% कॉलेजों में जो है ऑनलाइन कोर्स शुरू हो गए हैं, पढ़ाई शुरू हो गई है। जिन 35% कॉलेजों में अभी दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए सोमवार को मैंने एक उच्च स्तरीय बैठक रखी है और ये भी तय कर रहे हैं हम कि मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि जो हमारे राज्य में आईटी का सेक्टर है, जो हमारे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जहां जहां उसको भी ठीक किया जा सकता है और भारत सरकार से भी आग्रह किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम जो सोमवार को अपनी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, किसमें सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी कि उनके वैकल्पिक व्यवस्था पे क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है। और इस बीच ये भी कहा गया है कि छात्रों की सुविधा के लिए निदेशालय और जिला स्तर पर टोल फ्री नंबर जारी करने का आदेश दिया गया है। तो कब तक ये छात्रों को टोल फ्री नंबर मिल पाएगा जिसके जरिए जो उनकी समस्याएं हैं उसका निवारण हो सकेगा? जी जी जी, ये भी हमने तय किया है कि निदेशालय स्तर पे जो है एक टोल फ्री नंबर किया जाएगा और उसमें जिन भी छात्रों को प्रॉब्लम होगी वो बात कर सकते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पे भी एक एक टोल फ्री नंबर दिए जाएंगे और प्राचार्य को भी सीधे इसके लिए नियुक्त कर दिया हमने कि बच्चों की जो भी प्रॉब्लम होंगी कॉलेजों को, उनको सुलझाया जा सकता है। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल डॉक्टर धन सिंह रावत ये है कि कोटा यानी राजस्थान के कोटा में जिस तरीके से जो उच्च शिक्षा के लिए बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं, बाकी शिक्षा के लिए भी जो कोचिंग के लिए जाते हैं, वो अब बच्चे फंसे हुए हैं और उनको लेकर अब राजनीति भी हम कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में बसों को भेजकर उन्हें लाने की व्यवस्था की गई और जो बिहार है वहां पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनाही कर दी है। तो उत्तराखंड इसको लेकर क्या कदम उठा रहा है? जो उत्तराखंड के बच्चे राजस्थान के कोटा में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, उनके लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, अभी हम पहले ये तय कर रहे हैं कि कुल उत्तराखंड राज्य के कुल कितने बच्चे वहां कोचिंग कर रहे हैं और जैसे वो जिले अनुसार लिस्टेड हो जाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री जी एक उच्च स्तरीय बैठक में अंतिम निर्णय लेंगे कि उन बच्चों को कैसे यहाँ लाया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार ये तय है कि हम छात्रों के हित के लिए जो भी अच्छा कदम होगा उठाएंगे। आखिर में धन सिंह जी, समस्त राज्यवासियों और देशवासियों के लिए इस पूरे मौके पर आपकी तरफ से अपील? देखिए, मेरी तरफ से एक ही अपील है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राज्य से और देश के लोगों से एक ही अपील की है कि वो 3 मई तक जो है अनुशासन में रहें और सरकारी नियम कानून के अनुसार काम करें। और मैं विशेषकर, चूंकि मैं उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं छात्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके हर सुख दुख में सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। चलिए, डॉक्टर धन सिंह रावत, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चीजों का आपने सामने रखा, सरकार की चीजों को भी आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देख लीजिए किस तरीके से जो शिक्षा प्रभावित हुई है, अब उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर एक तरफ जब हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का पूरा सिस्टम इस बीच हमें देखने को मिला है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी के चलते अब सरकार उनसे, उत्तराखंड सरकार कैसे निपटेगी, आने वाला वक्त बताएगा। वहीं हरिद्वार में 2 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसमें एक महिला भगवानपुर के मानक मजरा जबकि एक मजदूर यूपी के हाथरस का निवासी है, जिसे कुछ दिन पहले ऋषिकेश से लौटते समय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गणपति बैंक्वेट हॉल में क्वारंटीन किया गया था। वहीं कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और अब ऐसे में हरिद्वार जिले में अब कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 7 तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि पिछले कई दिन से हरिद्वार में कोई भी कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस सामने नहीं आया था, लेकिन आज भगवानपुर तहसील के मानक मजरा गांव की एक महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं एक प्रवासी मजदूर हाथरस का है। दोनों की सैंपल रिपोर्ट लैब में भेजी गई थी, जिसकी रिपोर्ट आज आ गई। मजदूर को पहले ही गणपति बैंक्वेट हॉल में क्वारंटीन किया गया है, जबकि महिला को 3 दिन पहले आरोग्यम में क्वारंटाइन किया गया था। अब उत्तराखंड में यह आंकड़ा 42 तक पहुंच गया है। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम गणपति और आरोग्यम का भी जायजा लेने पहुंचेगी। एक तो यहीं पर भर्ती हमारे यहाँ 18 साल का मजदूर है जो ऋषिकेश से आ रहा था, बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तो पुलिस ने गणपति में भर्ती कर दिया था। सिम्टम आने पर हमारे यहाँ भर्ती हुआ था 15 तारीख को, जिसकी रिपोर्ट आज आई है अभी, जो पॉजिटिव है।
वहीं कोरोना को लेकर जहां एक और सरकार और प्रशासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन तय की गई है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलौर के पूर्व विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का नाम भी इस विवाद में जुड़ गया है, जिसके चलते मंगलौर पुलिस ने बीएसपी के पूर्व विधायक सहित 20 लोगों पर धारा 147 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह पूरा मामला मंगलौर के मोहल्ला बंदरटोल का है, जहां प्रशासन ने मस्जिद में नमाज ना पढ़ने को साफ मना कर रखा है, पर उसके बावजूद मंगलौर विधानसभा के पूर्व विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी अपने कुछ लोगों के साथ नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंचे, जिस पर पेश इमाम ने उन्हें ऐसा करने से रोका, जिस पर पूर्व विधायक साहब ने पेश इमाम के साथ गाली गलौज की और इसी को देखते हुए मोहल्ले में विवाद बढ़ गया। मामले की सूचना स्थानीय चौकी में दी गई। फिलहाल पुलिस ने पूर्व विधायक सहित 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बंदरटोल में मस्जिद है, कुमारू की मस्जिद, इस पे पहले से जब लॉकडाउन के दरमियान ही तय कर दिया गया था कि नमाज अदा नहीं होगी। उसके बावजूद वहाँ पर 5 आदमी नमाज अदा कर रहे थे। कुछ लोग हाजी साहब के साथ वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आए थे। दिन में जब एक पक्ष द्वारा उनको मना कर दिया गया कि लॉकडाउन की अवधि ज़्यादा नमाज अदा नहीं कर सकते, फिर शाम को दोबारा मस्जिद नमाज अदा करने को लेकर वहाँ पर झगड़ा हुआ, जिस संबंध में पुलिस द्वारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दोनों पक्षों के विरुद्ध मुकदमा कायम कर दिया गया। वहीं ऋषिकेश में चंद्रभागा पुल के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में कार्यरत रसोइया में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन, पुलिस और मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्टोरेंट में रह रहे 7 कर्मचारियों से पूछताछ की, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। खून के नमूने यानी ब्लड सैंपल भी जांच के लिए भेजे जाने की बात कही जा रही है। वहीं एहतियात के तौर पर फिलहाल सभी कर्मचारियों को बाईपास मार्ग स्थित एक क्वारंटीन किया गया है, उन्हें एक सरकारी बिल्डिंग में। वहीं इसी को लेकर और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कहा है एसडीएम प्रेमलाल ने, वो सुनिए। बात संज्ञान में आई थी कि हरि सिंह नाम का एक लड़का रुड़की में रिलीफ कैंप में रह रहा था और उसका पॉजिटिव केस पाया गया कोरोना के। अब उसकी जब ट्रेवल हिस्ट्री देखी गई तो वो 30 मार्च को ऋषिकेश से निकला था और उससे पहले यहाँ रह रहा था लॉकडाउन में। और जो यहाँ पर एक काना स्वीट शॉप और भोजनालय है, वहाँ पे वो काम करता था और 7 लड़के उसके साथ और यहाँ काम करते थे। वो अभी भी यहीं हैं। हम लोग जब उस होटल पे आए, हमने उन लड़कों से पूछा तो उनके द्वारा बताया कि वो रहता था और वो साथ में रहते थे 30 मार्च से पहले। तो सस्पेक्टेड केस मान करके इन लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। अभी जो है हमारा भारत भूमि का जो GMBN का गेस्ट हाउस है, उसमें 40 रूम क्वारंटीन के लिए तैयार हैं। डॉक्टर लोग आ गए हैं और हमने एम्बुलेंस में उनको सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए वहाँ पे पहुँचाएंगे। और कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। यहां नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर उधम सिंह नगर पुलिस और नैनीताल पुलिस संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इसके अलावा यहां IRB, फॉरेस्ट और अब सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के जवानों को भी तैनात किया गया है, ताकि कोई भी यहां अवैध रूप से प्रवेश ना कर सके। कोरोना वायरस ने आज सारी दुनिया को अपने चपेट में ले रखा है। वहीं सरकारी अमले द्वारा भी भरपूर तरीके से सुरक्षा के साधन अपनाए जा रहे हैं। इधर हम आपको दिखाते हैं, ये नैनीताल और उधम सिंह नगर की सीमा पर SSB, IRB और उत्तराखंड पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रखा है, ताकि किसी प्रकार का कोई संदिग्ध कोरोना संक्रमित व्यक्ति सीमा में प्रवेश ना कर पाए। मैं उमेश राणा, साधना न्यूज़ प्लस, लालकुआं। और मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने टोका तो एम्स के डॉक्टर ने सब इंस्पेक्टर पवन कुमार से बदजुबानी कर दी। समझाने के बाद भी डॉक्टर ने मास्क नहीं पहना और SI को धमकी देने लगा। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि डॉक्टर बिना परमिशन के सड़क पर कार दौड़ा रहा है। नियम विरुद्ध कार के अंदर 3 लोग भी बैठे हैं। एक्शन लेते हुए पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर सीज कर दिया। वहीं डॉक्टर ने कार सीज होने के बाद SI को पोस्टमार्टम के लिए PM हाउस में आने पर देख लेने की धमकी दे डाली। देखिए साधना प्लस के कैमरे में किस प्रकार यह घटनाक्रम कैद हुआ है। तो मास्क तो लगा सकते हैं। तुम्हें 10 बार कह दिया मास्क लगा लो, मास्क लगा लो। कह रहे हैं कि भाई साहब डॉक्टर साहब मास्क लगा लीजिए, लेकिन आप लोग मास्क नहीं लगाओगे और आगे हमसे ही उलझ रहे हो और कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल आओगे, आप हॉस्पिटल आके दिखाइए
ये कोई तरीका? ये डॉक्टर लोग ऐसे बात करो। आज हॉस्पिटल में आइएगा, मतलब यहाँ खड़े खड़े धमकी दे रहे हैं मुझको। क्या बना रहे वीडियो? फिर गए कैसे ये? एक तरफ जहां पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, वहीं इस समय किसान की गेहूं और गन्ने की फसल पूरी तरह तैयार है और गेहूं की कटाई भी जारी है। ऐसे में लॉकडाउन में भारत सरकार द्वारा किसानों को विशेष छूट दी गई है। वहीं जसपुर विपणन विभाग द्वारा किसानों की गेहूं खरीद के लिए 2 केंद्र और 8 केंद्र सहकारी समिति द्वारा बनाए गए हैं, ताकि किसानों को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। ऐसे में जसपुर विपणन अधिकारी नलनी कांत का कहना है कि विभाग द्वारा 2 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अभी तक 4 किसानों का 270 कुंटल गेहूं की खरीद की गई है। लेकिन दूसरी तरफ किसान अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। क्रय केंद्र खोले गए हैं। हमारे खाद्य विभाग के 2 क्रय केंद्र खोले गए हैं, फर्स्ट और सेकंड, जिन पे 16 तारीख से खरीद शुरू हुई है। 4 किसानों का गेहूं अब तक तोला जा चुका है और अभी तोल जारी है। अब तक कितने किसानों का गेहूं तोल पाया? 4 किसानों का गेहूं तोला जा चुका है। 270 कुंटल गेहूं। प्रतिदिन कितना तुलना है? कितने किसान? एक कांटे पर 500 कुंटल गेहूं। हरिद्वार में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौकन्ना है। आने वाले दिनों में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए सीएमओ डॉक्टर सरोज नैथानी ने आईएमए हरिद्वार के निजी चिकित्सकों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग की है। इस मौके पर डॉक्टर सरोज नैथानी ने निजी अस्पतालों के चिकित्सकों और अस्पताल में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ से सहयोग का आह्वान किया है। 5 पॉजिटिव केसेस आए हैं और 551 लोग अभी आइसोलेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में अलग अलग में भर्ती हैं। तो जिस तरह से हमारे नंबर ऑफ़ आइसोलेशन में बढ़ रहे हैं केसेस, तो हमें लगता है कि क्योंकि जितना हम ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आने की भी संभावना कई बार महसूस होती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम छोटी पड़ जाएगी, तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत अहम है। इसके पहले भी हमने प्राइवेट सेक्टर को आईएमए के प्रेसिडेंट के साथ मिलके मीटिंग कर चुके हैं और ट्रेनिंग भी हम कर चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की बढ़ी अवधि के बीच पौड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में खुले आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न आदि की दुकानों में विक्रेता द्वारा सामाजिक दूरी और नियम समय के अनुपालन पर निगरानी बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशन में जिला पूर्ति अधिकारी केएस कोहली ने आज जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया, जिसके तहत निर्देशों का अनुपालन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का जायजा लिया गया है। और इस मौके पर आपको बता दें कि उन्हें कुछ दुकानों में रेट लिस्ट नहीं मिली, जिसको लेकर उन्होंने चेतावनी भी दी। वहीं कोर्ट में सस्ते गल्ले की दुकान बंद पाए जाने पर संचालन पर चालान की कार्रवाई की। साथ ही कोर्ट में ही इंडियन गैस वितरक गोदाम के निरीक्षण के दौरान खामी पाए जाने पर नोटिस थमा दिया गया। वहीं लॉकडाउन में एक शादी उस वक्त चर्चा का विषय बन गई जिस वक्त एक दूल्हे को उत्तराखंड के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया और दुल्हन को भी बुलाकर बॉर्डर पर ही जांच उसकी की गई, जिसके बाद दोनों ने बॉर्डर पर ही शादी रचा ली। यह शादी एक अनोखी शादी के रूप में हुई है। वर वधू बॉर्डर पर एक पीपल के पेड़ के नीचे 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधे, क्योंकि वधू पक्ष के पास शादी की परमिशन नहीं थी। वहीं पूरी शादी लॉकडाउन का पालन करते हुए पंडित और दूल्हा दुल्हन ने मास्क पहनकर रचाई है। देखिए, ये अनोखी शादी लॉकडाउन के बीच में रचाई गई है। दरअसल ये जो जानकारी मिल रही है, इसके मुताबिक दूल्हे को उत्तराखंड बॉर्डर पर रोक लिया गया, दुल्हन को यूपी बॉर्डर पर रोक लिया गया। तो अब करे तो करे क्या, शादी करनी ही थी। तो पीपल के पेड़ के नीचे दोनों ने शादी रचा ली। वहां पर पंडित जी भी मौजूद थे। पंडित जी ने भी पीपल के पेड़ के नीचे ही सारे मंत्र पढ़ दिए। और सबसे खास बात तो मास्क लगाए हुए, दूल्हा भी मास्क लगाए हुए नजर आ रहा है, पंडित जी ने भी मास्क लगाया है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीजें को लेकर भी ख्याल रखा गया। और मामला ये है कि लड़की वालों की परमिशन नहीं थी बनी हुई, इसलिए हमें रोक दिया था। हमारी तो बनी हुई थी। आप सुबह कितने बजे से आ गए थे? आ गए थे 9 बजे। तो प्रशासन द्वारा कोई परमिशन नहीं दी गई? जी नहीं। बाद में भी प्रशासन द्वारा क्या कहा गया? वो जवाब ही नहीं दिया।
लॉकडाउन के बीच कुछ ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। वहीं कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन का सबसे बड़ा बदलाव पर्यावरण में तो आया ही है, तो दूसरी तरफ वन्य जीवों की लाइफस्टाइल भी बदल गई है। लॉकडाउन के चलते कई जगहों से ये खबरें देखने को मिल रही हैं कि वन्य जीव सड़कों पर आ रहे हैं। ताजा मामला हल्द्वानी के काला ढूंगी रेंज का है, जहां पिछले 3 से 4 दिनों में 2 लेपर्ड की सड़कों पर चहलकदमी बढ़ी है। नैनीताल रोड पे घटगढ़ से नीचे सड़क पर खुलेआम घूमते लेपर्ड की तस्वीर वायरल हो रही है। ये लॉकडाउन का ही बड़ा असर है कि जंगल से सटे सड़कों पर कोई आवाजाही शून्य है, जंगल भी सुनसान है और सड़कें भी, लिहाजा वन्य जीवों की आवाजाही और स्वभाव भी बदला नजर आ रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ऐसी सड़कों पर अगर आप जाते हैं तो जाने से बचे, नहीं तो अपना ध्यान रखते हुए और संभल कर ऐसी सड़कों से निकलें। के लॉकडाउन के कारण बहुत सारे वाहनों की आवाजाही जंगल की तरफ नहीं हो रही है और ऐसे रास्ते जो है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो पहाड़ की ओर आते हैं, वहाँ पे भी वाहनों का जो आवागमन है वो लगभग नहीं के बराबर है। और इसके कारण जो जंगली जानवर है, जैसे पहाड़ में गुलदार या लेपर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग को दिखता है वहाँ पे, उसकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गया है रोड पे, क्योंकि रोड पे ना इंसान है ना आपके वाहन है। तो इसके कारण क्योंकि जंगल का ही हिस्सा है वो, जंगल के बीच से रोड जा रही है, तो उसके कारण एक जो उनके आवागमन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। जिन सड़कों पर लोगों का आना जाना लगा रहता था, आज वहां पर वन्य जीवों का पहरा है। वहीं अब खबर रुद्रपुर से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे पर लटककर एक महिला ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि कल शाम आदर्श कॉलोनी में एक युवती ने फांसी के फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। युवती की उम्र 19 साल बताई जा रही है। हालांकि अभी तक वजह का पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिली कि एक महिला ने लड़की है सुसाइड कर लिया। हम लोग मई फोर्स के यहाँ पहुँचे तो तब तक ये नीचे उतार दी थी और अभी पंचायत नाम भरा जा रहा है इसका, और पंचायत भरने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे जा रही है। सर कारण क्या कुछ पता चला है? अभी तो ये आपसी कलह ही लग रहा है पारिवारिक, बाकी जाँच में चलेगा। सर और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का और अपना ध्यान रखिए।